और मैं आपको फिर से कहूँगा कि देखिए यहाँ पे क्लास में आके आप लोगों को बेसिकली सवाब कमाने का, इबादत करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पढ़ना जो है वो इबादत ही है, इल्म हासिल करना इबादत है। चले आपको मौका मिला फिर से एक दफ़ा। मुझे पता थोड़ा मुश्किल होता है यार सहरी करके सो के उठना ना, हमारे लिए भी मुश्किल होता है जो सही बात है, बट दैट्स हाउ वी हैव टू मैनेज। बढ़ते हैं जी आगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं। चलिए जी, ये वो टॉपिक है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आपको याद होगा, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। ओके, आप लोग मीनवाइल चैट में अपनी अटेंडेंस लगाते रहे बेटा, अगर किसी की रह गई है तो चैट में अपनी अटेंडेंस लगा ले। जी, और बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका बेटा, ठीक है, स्पेसिफिकली ये जो टॉपिक आपके सामने है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आज कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मुझे याद है हम लोग नहीं इसके क्वेश्चन आंसर कर सके थे, टाइम नहीं रहा था हमारे पास। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो बेटा आप पूछ लीजिएगा इससे रिलेटेड, पिछले लेक्चर से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, और कोशिश करूंगा कि आज ये मॉडल्स हम खत्म कर दें और सीएसआर की तरफ बढ़े इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टॉपिक है कोलबर्ग्स 4 स्टेजेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। ये उन 3 स्टेजेस से अलग है, याद रखिएगा, इनको कंफ्यूज ना कीजिएगा। वो थी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट और ये है स्टेजेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। अगेन वही बात कि अगर आपने कोई फैसला करना हो एक सिचुएशन के अंदर, एक एथिकल डिलेमा के अंदर, तो आप ये 4 स्टेप से गुजरते हैं। और ये 4 स्टेप्स के बारे में मैं बता दूं आपको कि पिछले जो स्टेप्स थे, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल हो गया, मॉडल्स जो थे, या टकर्स 5 मॉडल हो गया, ये आपको हेल्प आउट करते थे कि एक अच्छा या बेहतरीन डिसीजन कैसे लिया जाए। हेल्प आउट आपको ये मॉडल भी करेगा, बट ये हेल्पिंग से ज्यादा एक डिस्क्रिप्शन है कि आप ये करते हैं। हम लोगों को जब भी कोई ऐसा फैसला करना पड़े तो ये 4 स्टेजेस से हम गुजरते हैं। तो ये हेल्प से ज्यादा बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन है कि हम लोग क्या करते हैं इन एथिकल प्रॉब्लम्स, या व्हेन वी हैव टू मेक एथिकल डिसीजंस, तो व्हाट डू वी डू एक्चुअली। तो ये 4 स्टेजेस क्या है जी? नंबर 1 इज रिकॉग्नाइज द मोरल इशू, मेक मोरल जजमेंट according to that issue, then establish a moral intent, and finally engage moral behavior. ये कोई इतना एक्सटेंसिव टॉपिक नहीं है तो इसको हम जल्दी से करते हैं। सबसे पहले recognize the moral issue। ये this is very similar to the American Accounting Association model first and second step। तो इसके अंदर जो पहला और दूसरा स्टेप है वो कवर आउट हो जाता है कि मोरल इशू है क्या। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें। अच्छा, ये आइडेंटिफाई करना, इस पे बाकायदा एक फोकस क्यों किया गया? ये तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हमें इशू होगा तो हम ये सारे मॉडल्स की तरफ रुजू कर रहे हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात हुई थी कि मोरल इशू को आइडेंटिफाई करना? इसमें बड़ी बात ये है कि अक्सर औकात हमें इश्यूज का पता ही नहीं होता, या अगर पता होता है तो वी आर probably looking at it from a different angle, और शायद कभी कभार आप एक आधा इशू मिस कर जाएं, हम बाइस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है कि आपको मोरल इशू रिकॉग्नाइज करते वक्त इश्यूज को भी बाइसनेस के साथ नहीं आइडेंटिफाई करना। ये नहीं कि मुझे ये इशू है या मेरी
अगले को ये इशू है या नहीं है, तो आपने इसको जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना है और तंग नजर नहीं होना, तमाम के तमाम इश्यूज को रिकग्नाइज करें। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर और उन्होंने एक प्रोडक्ट के बारे में एक ऐसी बात बोलनी है जो कि उसमें नहीं है। एडवर्टाइज करना है बेस्ड ऑन लाइज। अब आपस की बात, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 90% ऑफ द टाइम्स वी आर बीइंग लाइड। हमें झूठ बोला जाता है एडवर्टाइजिंग करते वक्त, ये चीज है और वो चीज एक्चुअली नहीं होती। ठीक है, तो ये 90% ऑफ द टाइम्स ये चीज हमें फेस करनी पड़ती है। बट एक ऐसा ही इशू है उस एडवर्टाइजर को, जो इंसान वहां पे बैठा एड बना रहा है, कि यार मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। अब मोरल इश्यूज ने क्या रिकग्नाइज किया कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई नहीं करना, अब ये भी देखें कि झूठ बोलने से होगा क्या। झूठ बोलने से आपकी आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, उनको नुकसान हो सकता है इस हमारे झूठ की वजह से, फाइनेंशियल या और किसी का नुकसान। प्लस दूसरा इशू क्या है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमें फायदा होगा, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आपने ये दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखना है। ठीक है, वो आपके एक डिसीजन से कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, तो उन दोनों इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे एक बात गौरतलब है कि अपने डिसीजन से रिलेटेड अच्छे और बुरे दोनों को देखना है। सेकेंडली, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इशू, आपने एक जजमेंट बनानी है और जजमेंट भी दोनों एंगल से बनानी है। जो इशू आपने आइडेंटिफाई किया, उन दोनों से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उनको जहन में रखते हुए जजमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने जजमेंट बनाई कि झूठ बोलना गलत है, बेस्ड ऑन द इशू आपने ये जजमेंट बनाई कि झूठ बोलना गलत है। या दूसरी जजमेंट आपने क्या बनाई कि प्रॉफिट कमाना कंपनी के लिए अच्छा है। तो ये दो जजमेंट्स बन गई, उन इश्यूज को आपने कन्वर्ट कर दिया अब दो जजमेंट्स के ऊपर। अब आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं अगले स्टेप्स की तरफ। तो पहला था आइडेंटिफाई द इशू, अगला उन इश्यूज की बेस पे जजमेंट्स बना लेना, ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। अच्छा, आफ्टर मेकिंग द मोरल जजमेंट्स, अब आपने इन दो में से चूज करना है। और अमूमन आप जब मोरल जजमेंट बनाते हैं तो आप दो के ऊपर आके शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं अपने डिसीजन को, तो मैंने आइदर ये करना है या ये करना है। तो नेक्स्ट यू हैव टू एस्टैब्लिश अ मोरल इंटेंट। इन दोनों में से एक फैसला, ये झूठ बोलना बुरा है, लोगों को धोखा देना बुरा है, या कंपनी के लिए प्रॉफिट ना कमाना बुरा है। और इसके लिए मोरल इंटेंट बनाने के लिए हमारे पास जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं वो है जी ये मोरल इंटेंट। इन दोनों में से चूज जो करना है आपने, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड तो आप ही करेंगे, बट these are the factors which will help you, और हेल्प से ज्यादा आपको कंपेल करेंगे टू डिसाइड ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और उस को हम कहते हैं मोरल इंटेंसिटी। मोरल इंटेंसिटी इज द सेट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर डिसीजन और मोरल इंटेंट। आपके मोरल इंटेंट को बेसिकली ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। क्या है जी? नंबर वन इज कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट, विच मीन्स कि आपका जो डिसीजन है उसका इम्पैक्ट कितना है
और कितनों पे है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट। कितना इम्पैक्ट कितने लोगों पे है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं कि आइदर द इम्पैक्ट इज मेजर ऑन माइनर पीपल, यानी बड़ा इम्पैक्ट है थोड़े लोगों पे, या माइनर इम्पैक्ट है ज्यादा लोगों पे। अच्छा, आप आपका डिसीजन ज्यादा इजी कब होगा कि जब दोनों सेम होंगे, यानी मेजर इम्पैक्ट ऑन मेजर पीपल या माइनर इम्पैक्ट ऑन माइनर पीपल। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस होगा, क्योंकि अगर आपका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और लोग भी बहुत ज्यादा है जो अफेक्ट होने जा रहे हैं, तो आपका डिसीजन इजी हो जाएगा। या आपका इम्पैक्ट बहुत थोड़ा है और लोग भी बहुत थोड़े हैं जिनके ऊपर ये इफेक्ट होने जा रहा है, तो फिर भी डिसीजन इजी है। मसला आएगा कि जब मेजर इम्पैक्ट ऑन माइनर या माइनर इम्पैक्ट ऑन मेजर है, ये आपने सोचना है। अब इसी सिचुएशन को जो हमने पिछला एग्जांपल लिया, इसके अंदर पुट इन करते हैं। तो बेटा, अगर आप झूठ बोलेंगे और प्रोडक्ट बेचेंगे, और आपका प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल एक दवाई है, अ लाइफ सेविंग ड्रग, एंड विच कैन बी dangerous if used, if not used properly, तो इस सिनेरियो को अगर आप जहन में रखें तो आप दवाई अगर झूठ के साथ बेचेंगे तो इसका एक मेजर इम्पैक्ट है, क्या कि लोगों की जिंदगी दांव पे है। अच्छा, दूसरे केस में हो सकता है कि ये दवाई ज्यादा लोग इस्तेमाल भी नहीं करते, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर बीमारी है फॉर एग्जांपल, और उसके ही पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं, और वो पेशेंट्स कोई मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में कुछ हजार होंगे, या जिस एरिया में आप बेच रहे हैं वहां पे 1000 पेशेंट्स होंगे या कुछ पेशेंट्स होंगे। तो आप कहेंगे कि यार द इम्पैक्ट इज मेजर, हाउएवर कंसिडरिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, 1000 बंदा कोई इतना ज्यादा नहीं होता, वो मेजर इम्पैक्ट है माइनर पीपल के ऊपर। अच्छा, दूसरे केस में आ जाए जी, अगर यही दवाई ज्यादा पेशेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते, एक बड़ी कॉमन दवाई होती जो कि मिलियंस ऑफ पीपल इस्तेमाल करते हैं, और अभी भी जिंदगी मौत का सवाल है, जिंदगी मौत यानी लाइफ सेविंग ड्रग है ये, तो फिर आपका इम्पैक्ट भी मेजर हो गया और द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड वो भी मेजर हो गए। अब मेजर मेजर हो गया, तो अब आपका डिसीजन शायद इजी हो जाए, या इंटेंट, अभी आप डिसीजन ले रहे हैं, एक्ट नहीं कर रहे, आपका डिसीजन या इंटेंट बन गई इजीली कि नहीं यार मैंने झूठ नहीं बोलना, क्यों, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लोगों पे भी है। अच्छा, दूसरे केस पे आ जाए। दूसरा सिनेरियो क्या था, जब प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट आपका सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए, और शेयर होल्डर्स या ओनर्स आपकी कंपनी के बहुत थोड़े होंगे। अगर प्राइवेट कंपनी है तो 5-10 होंगे बढ़िया, पब्लिक कंपनी भी है तो कुछ हजार होंगे जी, एज कंपेयर टू मिलियंस जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो प्रॉफिट की अमाउंट या तो कम होगी या ज्यादा होगी। तो इन दोनों सिनेरियोज में अगर आप इसको वेन करें कि आपके शेयर होल्डर्स बहुत कम है और प्रॉफिट भी अगर कम है, तो ये है माइनर इफेक्ट ऑन माइनर पीपल। अच्छा, दूसरे केस में आपके शेयर होल्डर्स कम है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो मेजर इंपैक्ट ऑन माइनर नंबर ऑफ पीपल। तो इस तरह से आपने दोनों एस्पेक्ट्स को या तमाम जजमेंट्स को जो आपने बनाई, इश्यूज आइडेंटिफाई किए, उनको गुजारना है जी मोरल इंटेंसिटी। और नंबर 1 मोरल इंटेंसिटी में देखने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट, इम्पैक्ट कितना है और कितने लोगों के ऊपर है। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मींस
the relationship or the closeness of the people being affected by your decision to yourself. आपके साथ उन लोगों का ताल्लुक कितना करीबी है जो लोग आपके डिसीजन की वजह से अफेक्ट होने जा रहे हैं। अगर उसी को मिसाल के तौर पे एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो आपने देखा कि इसका इम्पैक्ट फॉर एग्जांपल ये दवाई कोई इतना ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे लेकिन इम्पैक्ट मेजर ही है। बट वो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें आपने देखा कि आपके माँ बाप भी ये दवाई इस्तेमाल करते हैं। तो बेशक इम्पैक्ट थोड़े लोगों पे था लेकिन उन थोड़े लोगों में अगर आपके माँ बाप को भी डाल दिया जाए तो आपके लिए वो बड़ा हो जाएगा। Why? Because the people being affected are very close to you. ठीक है, अगर आप वो ट्रॉली का एग्जांपल भी लें, ठीक है जी, वो ट्रॉली का एग्जांपल जो हमने एक दफा वीडियो भी देखी थी ट्रॉली के एग्जांपल की, तो एक तरफ आपने 5 लोगों को बचाना है, एक तरफ एक आदमी को बचाना है या मारना है। लेकिन अगर वो एक आदमी जिसको आप मारने जा रहे हैं 5 को बचाने के लिए, वो आपका रिश्तेदार है, फैमिली है, भाई बहन है, माँ बाप में से कोई है, तो फिर आप शायद उस एक को ही बचाना है और उन 5 को ना बचाएं, ऑब्वियसली अल्लाह के हवाले कर देंगे। Why? Because the people in question are close to you, they are related to you. तो जो लोग अफेक्ट होने जा रहे हैं आपके डिसीजन से वो कितने क्लोज है। अच्छा, दूसरे केस में आ जाएंगे। अब जो लोग अफेक्ट होने जा रहे हैं वो आपके कोई जानने वाले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माँ बाप नहीं है आपके, कोई भी नहीं उनमें से, ठीक है जी, 2000-1200 इंसान है, वो आप नहीं जानते उनमें से किसी। लेकिन जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर आपके माँ बाप या बहन भाई में से कोई बंदा शेयर होल्डर है। अब आप ये सोचेंगे या ये आपके ज़हन में बात आ सकती है कि यार इन लोगों को तो मैं जानता ही नहीं, लेकिन ये मेरे जो माँ बाप या बहन भाई शेयर होल्डर्स में बैठे हुए हैं इनको तो मैं जानता हूँ, तो मैं इनके लिए, इनको प्रॉफिट देने के लिए शायद वो झूठ बोलना भी एक्सेप्ट कर लूं क्योंकि द पीपल इन क्वेश्चन अगेन आर रिलेटेड टू मी। तो एक ये रीजन भी है जो आपकी मोरल इंटेंट को अफेक्ट कर सकता है, विच इज प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, फिर टेम्पोरल इमीडिएसी। इमीडिएसी का मतलब है इमीडिएट कितना है कोई इम्पैक्ट, तो आपकी स्पीड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कितना जल्दी कोई एक डिसीजन आपको अफेक्ट करने जा रहा है, वो भी आपको आपके डिसीजन को, इंटेंट को अफेक्ट करता है। स्पीड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, मिसाल के तौर पे अगर इसी एग्जांपल को हम इसके अंदर पुट इन करें तो बेटा वो जो लोग दवाई खा रहे हैं वो बेचारे दवाई खाते ही उनकी तबीयत खराब हो सकती है और उनको कुछ हो सकता है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है कि वो दवाई जब खाते हैं तो फौरन कुछ नहीं होता, 5-10 साल अगर वो दवाई खाते रहे तो फिर जाके शायद उनको कॉम्प्लिकेशंस हो। तो यहाँ पे आपका डिसीजन इस वजह से चेंज हो सकता है। अगर तो फौरी इम्पैक्ट हो, आपको लगेगा यार कोई दवाई खाते ही हॉस्पिटल पहुंच जाएगा बेचारा, तो अगर उसमें साइड इफेक्ट कोई हो गया या कोई मसला हो गया हमारे झूठ बोलने की वजह से, तो शायद आप डर जाएं। बट अगर वो डिसीजन सालों बाद होना, तो आप यार कल किसने देखी है, कल हो गया, बताओ बातचीत है, कोई मसला नहीं। हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं ना, यार जब होगी देखी जाएगी, ठीक है, और फिर जब होती है तो देखी नहीं जाती। तो यहाँ पे वो जो हम मुहावरा अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि जो होगी देखी जाएगी, क्योंकि वो चीज अभी हमें नजर नहीं आ रही। आप ऐसा एक एक्शन जो फौरन उसका रिजल्ट आने वाला है, आप उसमें नहीं कहोगे जो होगी देखी जाएगी। आपके एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल अगर साल बाद आप कहोगे यार पढ़ लेंगे आराम से, देखी जाएगी, लेकिन आपके एग्जाम जैसे ही आ जाएंगे, एक दिन रह जाएगा, तो उस टाइम आप फिर ये नहीं कह सकते कि देखी जाएगी या सुबह ही देख लेंगे, चलो आज नहीं पढ़ते। तो इमीडिएसी यानी स्पीड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कितनी जल्दी आपके एक्शंस पे रिजल्ट निकल सकता है। This is also a factor that
affects our decision. अच्छा, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट, ये चीज बेसिकली हमने कवर कर ली है कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट में, कि आपका जो एक्शन है उसका रिजल्ट कितना बड़ा है। यानी इसी एग्जांपल में हमने बात की है कि अगर आपका ड्रग लाइफ सेविंग है तो मेरी नजर में ये बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट है। और दूसरे केस में अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, मिलियन में बिलियंस में है, तो फिर भी ये मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो आपने सेट कर लेना है कि आपके लिए मेजर और माइनर इम्पैक्ट है क्या एक्चुअली। तो ये चीज सेट करना बहुत जरूरी है और ये चीज अक्सर हमने सेट की भी होती है, ठीक है। इस तरह कंपनियों को अगर पता है कि हमारी चीज हमारी दवाई खा के अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार 10-12 लोग मर भी जाए तो खैर है, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक मैग्नीट्यूड डिसाइड किया हुआ है। बट किसी के लिए हो सकता है वो डिसाइड कर ले कि यार एक बंदा भी कीमती है हमारे लिए, तो उसने अपना मैग्नीट्यूड उस हिसाब से सेट किया होता है ज़हन में। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद सोशल कंसेंसस, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना जी, छोड़ो लोगों की क्या सुननी हमने, एटसेट्रा एटसेट्रा, या लोगों की सुननी चाहिए। तो सोशल कंसेंसस मींस what is the general perception of the public and the people close to us, वो क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना गलत है, सब लोगों को पता है और लोग ये मानते हैं। मेजॉरिटी और प्रॉफिट कमाना झूठ के बदले अच्छा नहीं समझा जाता। जिसको भी पता चलेगा वो बुरा ही समझेगा इसको, वो मुझे कंडेम ही करेगा। और ये चीज शायद मेरा डिसीजन इम्पैक्ट करे और करती भी है कि लोग क्या कहेंगे। ये कहना ही सिर्फ आसान है, जो हम अक्सर कहते भी हो जी, देखी जाएगी लोगों का काम है कहना, कोई मसला नहीं, लोग कहते रहे जी, हमें इतना मैटर नहीं करता। बट इट डज मैटर। लोग जब कहते हैं तो हम सुनते भी हैं और हम उस हिसाब से रिएक्ट भी करते हैं। व्हाट डू द पीपल एक्सपेक्ट आउट ऑफ अस, ठीक है। तो एक डिसीजन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अक्सर हम अच्छाइयां करते हुए रुक जाते हैं कि लोग वहां पे हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, या वो उस अच्छाई को नहीं, किसी बुराई को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमसे, हम अक्सर वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लोगों की एक्सपेक्टेशन और कंसेंसस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और फाइनली प्रोबेबिलिटी, द लाइकलीहुड ऑफ वन आउटकम। इसी एग्जांपल के अंदर इसको अगर फिट इन करें तो किसी के मरने की प्रोबेबिलिटी 0.1% है, तो शायद आप झूठ बोल रहे। तो यार प्रोबेबिलिटी को, यार कोई 1000 में एक बंदा मरे तो मरे, वो तो वैसे ही हमें बंदा मर जाता है, ठीक है। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो 1000 में से एक बंदा तो कोई भी दवाई खा के मर सकता है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। तो प्रोबेबिलिटी। दूसरे केस में द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन डाइंग इज फॉर एग्जांपल 50%, ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी। अब आप सोचोगे नहीं यार, ये तो दवाई जो बंदा खाएगा 2 में से 1 मर जाएगा, नहीं, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। सो द प्रोबेबिलिटी और द लाइकलीहुड ऑफ द इम्पैक्ट। इसी तरह प्रॉफिट, यार अगर मैं झूठ बोल भी दूं तो प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। मेरा ख्याल है 30% चांस है कि प्रॉफिट होगा। अच्छा, लेकिन दूसरे केस में अगर मैं झूठ बोल दूं तो कंफर्म इतना प्रॉफिट होगा। तो ये भी आपको, आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगा, द प्रोबेबिलिटी और द लाइकलीहुड ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। तो मोरल इंटेंसिटी में ये 6 फैक्टर्स हैं जी। और ये क्या करते हैं बेसिकली, ये आपके मोरल इंटेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड द मोरल इंटेंट, आप मोरल बिहेवियर की तरफ जाते हैं। तो इशू क्या था, झूठ बोलना है एडवर्टाइजिंग के लिए, झूठ बोलने से, झूठ बोलना बुरा है, और दूसरी बात ये कि प्रॉफिट भी कमाना है। अच्छा, फिर मोरल जजमेंट आपने बनानी है, झूठ बोलना गलत है लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट भी ना कमाना गलत है। अब इंटेंट बनाना है कि झूठ बोलना है या प्रॉफिट कमाना है। उसके लिए आपने
इन फैक्टर्स की मदद ली, इन फैक्टर्स की मदद लेने के बाद आपने डिसाइड किया नहीं यार, ये सारा कुछ मैंने जो डिसाइड किया इसके बाद आई कैन इजीली से दैट आई डोंट हैव टू लाई, मैंने झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए और मैं फिर क्या करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और कंपनी से निकाला जाऊंगा। चलिए वो बात की बात है, बट दिस इज हाउ आई हैव डिसाइडेड ऑन मोरल बिहेवियर। अच्छा जी आखिरी मिनट है, तो इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, सो आई डीम के आगे भी नहीं आएगा। चलिए अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह हाफिज। बस एक टॉपिक यार थोड़ा सा रह गया था मोरल फ्रेमिंग का, वो चले हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ये 5 मिनट का टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में जी हम सीएसआर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, क्लास खत्म होने वाली है। एनी क्वेश्चन यू कैन स्टिल आस्क या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। बोले